सोचो एक पल के लिए, शादी का दिन सब कुछ परफेक्ट है, सजावट हो, खाना हो, रिश्तेदार खुश हों, लेकिन अगले दिन बैंक अकाउंट जीरो हो जाए तो वो खुशी कितने दिन टिकेगी। आज मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगा जिससे शादी भी शानदार होगी और जेब खाली भी नहीं होगी। यार, भारत में शादी कोई छोटा इवेंट नहीं है। औसतन एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली शादी पर 10 से 25 लाख रुपए खर्च करती है और इसमें से आधा पैसा या तो लोन में जाता है या फिर जिंदगी भर की सेविंग साफ हो जाती हैं। लेकिन क्या ये जरूरी है? बिल्कुल नहीं। अगर तुमने सही समय पर सही प्लानिंग की तो शादी का खर्च तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि तुम उसे एक यादगार पल बना सकते हो बिना किसी टेंशन के। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं शादी के लिए पैसे कैसे बचाएं। स्टेप 1, पहले बजट तय करो, फिर सपने देखो। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, बजट। बहुत से लोग पहले शादी का सपना देखते हैं, फिर हिसाब लगाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। सही तरीका उल्टा है। पहले तय करो कि तुम्हारे पास अभी कितना पैसा है, हर महीने कितना जोड़ सकते हो और शादी तक कुल कितना खर्च कर सकते हो। एक रियलिस्टिक बजट बनाओ, उसमें हर चीज लिखो। वेन्यू, केटरिंग, कपड़े, फोटोग्राफी, डेकोरेशन, इनविटेशन, हनीमून, सब कुछ एक जगह। जब सब लिखा हुआ होगा तभी समझ आएगा कि पैसा कहाँ ज्यादा जा रहा है और कहाँ बचाया जा सकता है। बजट देखकर तुम खुद हैरान हो जाओगे कि कितनी जगह अननेसेसरी खर्च होता है। बजट तुम्हारा मैप है और बिना मैप के सफर में भटकना तय है। स्टेप 2, जितना जल्दी हो उतना जल्दी शुरू करो। यार, वक्त सबसे बड़ा हथियार है और इसे एक बार गवा दिया तो वापस नहीं आता। सबसे अच्छी बात यह है कि शुरुआत के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी इनकम कम है तो 1000 रुपए से शुरू करो। थोड़ा ज्यादा बचा सकते हो तो 2000 या 5000 से शुरू करो। मान लो तुम हर महीने सिर्फ 2000 रुपए बचाते हो और शादी 3 साल बाद है तो बिना किसी निवेश के भी 72,000 रुपए जमा हो जाएंगे। और अगर 5000 रुपए बचाओगे तो 1,80,000 रुपए तैयार होंगे। अब सोचो, अगर इसी पैसे को सही जगह लगाया तो रिटर्न और भी ज्यादा होगा। बात अमाउंट की नहीं, कंसिस्टेंसी की है। हर महीने थोड़ा थोड़ा जोड़ते रहो, एक दिन बड़ा फंड खुद ब खुद बन जाएगा। स्टेप 3, एक अलग शादी फंड अकाउंट बनाओ। ये सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। अपने रोज के खर्च वाले अकाउंट से अलग एक डेडिकेटेड सेविंग्स अकाउंट खोलो, सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए। जब पैसा अलग होता है तो उसे खर्च करने का मन अपने आप कम हो जाता है और हर महीने सैलरी आते ही पहले उस अकाउंट में पैसे डालो, बाद में बाकी खर्च करो। इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट का रूल। ये रूल दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। इस एक छोटी सी आदत से तुम सोचोगे भी नहीं और धीरे धीरे पैसे जमा होते जाएंगे। आज ही ये अकाउंट खोलो। स्टेप 4, सही जगह पैसा लगाओ। अब बात करते हैं कि बचाए हुए पैसे कहां रखें, क्योंकि सही जगह लगाया पैसा खुद बढ़ता है। ध्यान रखो, हमेशा सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से ही निवेश करो। अगर शादी 3 साल या उससे ज्यादा दूर है तो म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू करो। एक अच्छा हाइब्रिड फंड या डेट फंड चुनो जो रिस्क कम हो और रिटर्न ठीक ठाक मिले। अगर शादी 1 से 2 साल में है तो रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD या शॉर्ट टर्म FD सही रहेगी। इसमें पैसा सुरक्षित रहता है और ब्याज भी मिलता है। अगर शादी 6 महीने में है तो पैसा सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड में रखो ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाल सको। और सबसे जरूरी बात, शादी का पैसा शेयर मार्केट में मत लगाओ। मार्केट ऊपर नीचे होती है और जब जरूरत हो तब पैसा डूबा हुआ मिले, ये रिस्क बिल्कुल मत लो। म्यूचुअल फंड्स में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। स्टेप 5, खर्चों की लिस्ट बनाओ और प्राथमिकता तय करो। शादी में हर चीज जरूरी नहीं होती, लेकिन हम इमोशंस में आकर हर चीज को जरूरी बना देते हैं और यहीं से बजट बिगड़ना शुरू होता है। एक काम करो, शादी की पूरी लिस्ट बनाओ और हर चीज को 3 कैटेगरी में बांटो। पहली कैटेगरी है मस्ट हैव, यानी जो बिल्कुल जरूरी है, जैसे खाना, कपड़े, मंगलसूत्र, पंडित, इसमें कोई कटौती नहीं। दूसरी कैटेगरी है नाइस टू हैव, यानी जो हो तो अच्छा है, ना हो तो भी चलेगा, जैसे बड़ा बैंड, फैंसी डेकोरेशन, महंगा डीजे। तीसरी कैटेगरी है कैन स्किप, यानी जो आराम से हटाया जा सकता है, जैसे एक्स्ट्रा फोटोशूट, 5 स्टार हनीमून, अननेसेसरी रिटर्न गिफ्ट्स। जब ये तीनों लिस्ट कागज पर आएंगी तुम खुद हैरान हो जाओगे कि कितनी जगह बिना मतलब पैसा जा रहा था। बस यही अवेयरनेस तुम्हारे हजारों रुपए बचा देगी। स्टेप 6, गेस्ट लिस्ट को समझदारी से मैनेज करो। भारत में शादी का सबसे बड़ा खर्च क्या होता है? केटरिंग यानी खाना। और खाने का खर्च डायरेक्टली डिपेंड करता है गेस्ट की संख्या पर।
500 लोगों की शादी में अगर खाने का पर हेड खर्च 100 से 150 रुपए भी है तो सिर्फ खाने पर 50,000 से 75,000 रुपए चले जाते हैं। और अगर थोड़ा बेटर मेन्यू रखो तो ये आसानी से 1 लाख रुपए पार कर जाता है। लेकिन अगर गेस्ट लिस्ट 300 हो जाए तो सीधे 40% खर्च कम हो जाता है। गेस्ट लिस्ट कम करना मुश्किल लगता है, लेकिन सच ये है कि जिंदगी में काम कुछ ही लोग आते हैं, उन्हें बुलाओ, बाकी से डिजिटल इनविटेशन से काम चला सकते हो। स्टेप 7, ऑफ सीजन में शादी रखो। ये एक ऐसी टिप है जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो लाखों बचा लेते हैं। नवंबर से फरवरी तक शादियों का पीक सीजन होता है। इन महीनों में वेन्यू, केटरर, फोटोग्राफर, डेकोरेटर सबकी डिमांड बढ़ जाती है और उसी हिसाब से रेट्स भी आसमान छूते हैं। लेकिन अगर तुम मार्च, अप्रैल या जुलाई अगस्त में शादी रखते हो तो सेम वेन्यू, सेम केटरर, सेम फोटोग्राफर तुम्हें 20 से 30% सस्ता मिल सकता है, क्योंकि ऑफ सीजन में उनके पास काम कम होता है और वो डिस्काउंट देने के लिए तैयार रहते हैं। अब हिसाब लगाओ, वेन्यू में 50,000 रुपए बचे, केटरर में 30,000 रुपए बचे, फोटोग्राफर में 20,000 रुपए बचे, डेकोरेटर में 15,000 रुपए बचे। ये सब मिलाकर सीधे 1,15,000 रुपए से ज्यादा की बचत हो गई। बस एक तारीख बदलने से इतना फर्क पड़ सकता है, सोचो जरा। स्टेप 8, लोन से बचो हर हाल में। बहुत से लोग सोचते हैं पर्सनल लोन ले लेते हैं, बाद में चुका देंगे। यार, ये सोच सुनने में आसान लगती है, लेकिन यही सोच शादी की सबसे बड़ी खुशी को ईएमआई की जंजीर में बदल देती है। और एक बार ये जंजीर पड़ गई तो सालों तक नहीं उतरती। मान लो तुमने 5 लाख का लोन लिया 12% इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए, तो हर महीने करीब 16,600 रुपए की ईएमआई बनती है। यानी शादी के बाद 3 साल तक हर महीने इतना पैसा सिर्फ लोन चुकाने में उड़ता रहेगा। और उस दौरान तुम घर खरीदने का सपना, बच्चे की प्लानिंग या कोई भी नई शुरुआत कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ ईएमआई भरते रहोगे। और सबसे दुख भरी बात यह है कि शादी तो एक दिन में हो जाती है, लेकिन उसका लोन 3 साल तक पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए शादी का लोन अवॉइड करो। थोड़ी देर से शादी करो, थोड़ा बजट में करो, थोड़ा सादा करो, लेकिन लोन लेकर शादी मत करो, क्योंकि खुशी उधार की नहीं होनी चाहिए। स्टेप 9, फैमिली को इन्वॉल्व करो, शर्म मत करो। भारत में शादी अकेले की नहीं होती, पूरे परिवार की होती है। तो फिर प्लानिंग भी अकेले क्यों करो? घर वालों से खुलकर बात करो, बजट शेयर करो, बताओ कि कहाँ कटौती हो सकती है। बहुत बार घर वाले खुद कहते हैं, बेटा दिखावे की जरूरत नहीं, अच्छे से जियो। और अगर घर में थोड़ी सेविंग्स हैं तो उन्हें भी इस प्लान में शामिल करो। टीम वर्क से बजट मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। स्टेप 10, खर्च ट्रैक करते रहो, ब्लाइंडली मत चलो। प्लानिंग बनाई, बजट बनाया, लेकिन एग्जीक्यूशन के वक्त ट्रैक नहीं किया तो सब बेकार। एक सिंपल गूगल शीट बनाओ, हर खर्च लिखते रहो, देखते रहो कहां बजट से ज्यादा जा रहा है। इससे तुम रियल टाइम में एडजस्ट कर सकते हो। जैसे अगर डेकोरेशन में बजट 50,000 था और 70,000 हो गया तो किसी और चीज में 20,000 काटो। यही फाइनेंशियल डिसिप्लिन है और यही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। यार, बात सीधी है, शादी एक दिन का जश्न है, लेकिन उसके लिए की गई प्लानिंग पूरी जिंदगी को अफेक्ट करती है। जल्दी शुरू करो, सही जगह पैसा लगाओ, खर्च को सोच समझकर मैनेज करो और लोन से दूर रहो। अगर तुमने आज से इन स्टेप्स को फॉलो करना शुरू किया तो यकीन मानो, शादी के दिन तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान होगी वो सिर्फ खुशी की नहीं, बल्कि एक समझदार इंसान की मुस्कान होगी। क्योंकि सच्ची खुशी वही होती है जब जेब भी भरी हो और दिल भी। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई तो इसे लाइक करो और उस दोस्त को शेयर करो जिसकी शादी आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही प्रैक्टिकल फाइनेंस टिप्स लाते हैं जो सीधे तुम्हारी जिंदगी में काम आए। और कमेंट में बताओ तुम्हारी शादी कितने साल बाद है और कितना बजट सोचा है। नीचे कमेंट करो, मैं खुद रिप्लाई करूंगा। अगर तुम सच में अपनी शादी को बिना किसी टेंशन के यादगार बनाना चाहते हो तो सिर्फ यहीं मत रुको। हमने एक और वीडियो बनाई है जो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे। उसमें हमने बताए हैं पैसा बचाने के 5 ऐसे तरीके जो तुम्हें आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे, ना घर वालों ने, ना दोस्तों ने, ना किसी और ने। वो वीडियो अभी स्क्रीन पर दिख रही है, उसे जरूर देखो।